Very good. Whenever one body exerts a force on another body, it applies an action, and in return, that other body applies a reaction to the first body. तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, इससे एक बड़ी प्यारी डिस्कशन होगी, आगे करते हैं डिस्कस उसको. पहले स्टेटमेंट लिखते हैं. उसकी स्टेटमेंट इज एवरी एक्शन मतलब यहाँ पे फोर्स ही है रजे. ठीक है, एवरी एक्शन मतलब अ फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट will result into a reaction ठीक है. अगेन इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स applied by the second object applied by the second object on the first one. ठीक है, तो जब कोई एक्शन अप्लाई होगा डेफिनेटली उसका एक रिएक्शन आएगा, जो कि एक्शन फर्स्ट बॉडी सेकंड पे लगा रही है लेकिन रिएक्शन सेकंड बॉडी फर्स्ट पे लगा रही है. ठीक है, डन. बेटे इसको नोट करो फटाफट. शिखा, जैसे एक बात समझना, जिस बच्चे ने फर्स्ट लॉ अच्छे से समझा होगा वो इसका आंसर कर सकता है. फर्स्ट लॉ या फिर चैप्टर का फर्स्ट डे जो था. ठीक है, लेट्स से कोई एक बॉक्स रखा हुआ है जस्ट ग्राउंड के ऊपर. केशव बोर्ड पे देख. जस्ट एक बोर्ड बॉक्स रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, तो वो उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है. इस फोर्स को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस फोर्स को? नेट फोर्स नहीं कहेंगे बेटा. जब कोई चीज़ जस्ट किसी दूसरी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, कौन सी फोर्स लगाती है उस पर? नहीं होगी. बैलेंस फोर्स कैसे? बैलेंस फोर्सेस होंगी, दो होंगी. अभी तो एक ही बनाई हुई है. हाँ बेटा, अरे इतना क्या सोच रहे हो? ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ होता है या सरफेस पे रखा होता है, उस पर क्या अप्लाई करता है? वेट अप्लाई करता है. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉक्स जो है इस ग्राउंड के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर वेट अप्लाई कर रहा है. पर क्या हमें वेट मूव करता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं. क्या वो सरफेस को फाड़ के अंदर घुस रहा है उसके? नहीं. तो मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होगा? मैं बोल रहा हूँ उस पर एक फोर्स वेट लग रही है पर ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पे है. ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्यों होगा? ये तो हाँ, मतलब जब उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तब मैं बोल सकता हूँ रेस्ट पे ही रहेगा. तो इस वेट को बैलेंस करने वाली कौन सी फोर्स आ रही है? अगर मैं बोल रहा हूँ वेट का सरफेस पे, सॉरी बॉक्स का सरफेस पे एक एक्शन लग रहा है वेट, इसका मतलब एक रिएक्शन मिलेगा बॉक्स को. कहाँ से? कौन प्रोवाइड करेगा? दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सरफेस है. तो सरफेस उसी बॉक्स के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा. ठीक है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कह देते हैं. नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. तो मतलब अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो उसी बॉक्स के ऊपर किसकी वजह से फोर्स लग रही है? सरफेस की वजह से. और ये क्या हो जाएगा इस केस में? इसका नॉर्मल रिएक्शन. अगर मैं मान लूँ कि वेट यहाँ पे एक्शन एक्ट कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या एक्ट करेगा? एज अ रिएक्शन फोर्स. ठीक है, और क्योंकि दोनों सेम है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करनी है. कैंसिल आउट वर्ड ठीक नहीं है, बैलेंस करनी है, इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट ओवरऑल मूव नहीं कर रहा.
प्लीज़ ये वाला वर्ड मत यूज़ करना, मैं बोल तो दिया है बातों बातों में, दैट द फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर। एक्शन रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करता। बट जस्ट ये बात याद रखना कि अगर वेट एज एन एक्शन एक्ट कर रहा है सरफेस के ऊपर, तो सरफेस का एक रिएक्शन आ रहा है बॉक्स पे जो कि अपवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, ये हम बात आगे सीखेंगे। एक्शन रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता। क्यों नहीं करेगा कैंसिल आउट? क्यों नहीं करेगा कैंसिल आउट वो एक दूसरे को? फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे। वेट लग रहा है सरफेस के ऊपर, वेट जो है वो डाउनवर्ड फोर्स है लेकिन सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रही है, और जो उसका रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है वो बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो जब बॉडीज़ ही अलग अलग हो गई तो वो कैंसिल आउट नहीं करेगा एक दूसरे को। ठीक है, अरिहंत और जपजोत बेटा समझ आई थोड़ी थोड़ी बातें? अभी और इलाबोरेट करेंगे इसको और एग्जांपल समझेंगे यस तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट ये बात आपने लिखी लो साथ में इसके, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल्स ईच अदर। ऐसे लिख लेना दो। सर, थोड़ी देर के लिए ऊपर कर दूंगी। हाँ बेटा 2 मिनट रुक। इतना बहुत है। यस सर। दो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in directions, they never cancel each other. They never cancel each other because action and reaction are always acting on different objects. तुम इसको नोट कर लो, मेरा कुछ सामान रह गया नीचे बाइक पे ना, मैं लेके आता हूँ। लिख लिया सबने? चलो इसकी कुछ एक एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहला है, हम वॉक कैसे कर पाते हैं? वॉकिंग में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। कैसे? देखो सिनेरियो समझना, ठीक है? अगर कोई इंसान जब वॉक कर रहा है, वॉक करते हुए हमारा स्टांस कैसा होता है पैर का? तो थोड़ा ऐसे समझने का ट्राई करना।
जब हम वॉक कर रहे हैं हम क्या करते हैं, अपनी हील से और पंजे से हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, यही होता है। क्या तुम खड़े खड़े फिसल जाते हो? नहीं फिसल सकते, या आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों नहीं? जब हम चल रहे हैं हम क्या करते हैं, अपने पंजे से या अपने पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो अगर मैं ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ बेटे, मैं इस पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ? फ्रिक्शन फोर्स तो मेरे को पुश करने में हेल्प करेगी ना, वो जोड़ बनाएगी, पकड़ बनाएगी ग्राउंड के साथ। अदरवाइज मैं इस पर क्या एक्ट कर रहा हूँ, एक एक्शन फोर्स एक्ट कर रहा हूँ। क्या अप्लाई कर रहा हूँ? एक एक्शन फोर्स। और इन रिटर्न मुझे ग्राउंड क्या अप्लाई करेगा? अगर एक्शन फोर्स मुझसे या मेरे फुट से ग्राउंड पे लग रही है तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगी? एक रिएक्शन फोर्स, जो मुझे कौन अप्लाई करेगा? ग्राउंड अप्लाई करेगा। अगर मैं ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहा हूँ तो ग्राउंड मुझे कहाँ पुश करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एज एन एक्शन आई एम पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड्स एंड एज अ रिएक्शन द ग्राउंड इज पुशिंग अस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू मूव। समझ आई बात? पक्का? लिखो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, न्यूटन्स, या ऐसे लिख लो एप्लीकेशन, सीधा एप्लीकेशन लिख लो वर्ड, उसी के अंडर कंटिन्यूड है। लिखो फर्स्ट एप्लीकेशन है रजे वॉकिंग। टू वॉक ऑन द ग्राउंड we push the ground backwards with our foot ठीक है। तो ये क्या एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? एज एन एक्शन। और इसी के साथ लिख लो इन रिटर्न द ग्राउंड pushes us in the forward direction, pushes us in the forward direction। तो ये क्या हो गया इस केस में? रिएक्शन। बड़ा आसान है, इससे पहले न्यूमेरिकल्स होते थे, मैं तुम्हें 2-4 न्यूमेरिकल करवाऊंगा अभी इस टॉपिक के, क्योंकि आई बिलीव जब जोत के स्कूल में है न्यूमेरिकल्स अभी भी, बट एनसीईआरटी से कट हो गए, बट कर लेंगे फिर भी 2-4 डिस्कस, ठीक है। तो एक तो ये है बेटे एप्लीकेशन इसकी। एक तुमने हो गया, नोट कर लिया सबने? तो बताओ फिर आगे डिस्कस करते हैं। यस सर। ठीक है, सबका हो गया रजत? यस। अरिहंत हो गया? यस। ओके। देखो अब इसमें ना डे टू डे लाइफ में कैसे एप्लीकेशन है इसकी, पहले सारे एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेते हैं। जब स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करते हुए स्टांस क्या होता है स्विमर का? हाथों से क्या करता है स्विमर? एग्जैक्टली जब वो स्विम कर रहा है, स्विम करते हुए हम क्या करते हैं? पानी को ऐसे पीछे की तरफ पुश करते जाते हैं, तो वो क्या हो गया? एक्शन। और बदले में पानी क्या करेगा? इंसान को आगे की तरफ पुश करेगा, तो वो पानी के लिए क्या हो गया हमारा? रिएक्शन। बात समझ आई? सेम अप्लाई होता है जब जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं। बर्ड्स क्या करते हैं? अपने पंखों को फ्लैप करके एयर को क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ पुश। वो क्या है उसका? एक्शन। और बदले में एयर क्या करेगी? बर्ड्स को अपवर्ड पुश करेगी, क्योंकि एयर डाउनवर्ड पुश हो रही है तो बर्ड अपवर्ड पुश होगा एज अ रिएक्शन फोर्स। ठीक है, क्लियर है पक्का बात है? और कहाँ पे अप्लाई होती है ये चीज़? जब ये
रॉकेट का नीचे वाला पार्ट क्या रिलीज करता है बेटा? एग्जॉस्ट गैसेस, जली हुई गैसेस बहुत प्रेशर से नोजल से रिलीज करता है। तो गैसेस किस डायरेक्शन में जा रही हैं? डाउनवर्ड। तो गैसेस जो हैं वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, उनका एक्शन है डाउनवर्ड जाना। तो बदले में गैसेस रॉकेट को किधर पुश करेंगी? अपवर्ड। तो रॉकेट मेरा अपवर्ड जाएगा बिकॉज गैसेस आर मूविंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बात? सेम बर्ड्स वाला, इसमें ये एक्शन हो गया, ये उसका रिएक्शन हो गया। क्लियर है? ठीक है। अगर तुमने ना कभी टैंक को फायरिंग करते हुए देखा है, टैंक्स में से जब वो बड़े बड़े गोले निकलते हैं तो उसकी जो नोज़ल है ना वो पूरी पीछे को रिकॉइल होती है, पूरी पीछे आ जाती है। ठीक है? या फिर जो बड़ी स्नाइपर्स चलाते हैं, जो शार्प शूटर्स होते हैं, वो हमेशा गोली चलाते हुए ना अपने शोल्डर के ऊपर उसका बेस रखते हैं। ठीक है? मतलब जब वो फायर कर रहे हैं, ऐसे रख के फायर कर रहे हैं, बजूका भी जब फायर करते हैं तो उसका बेस हम शोल्डर पे रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गोली आगे निकलेगी तो वो क्या हो जाएगा, गन का बुलेट के ऊपर एक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे निकल रही है, और क्योंकि एक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसका रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। इसलिए जो गन होती है या जो बजूका होती है या जो टैंक होता है वो पीछे को रिकॉइल करता है। रिकॉइल मतलब बैकवर्ड जाता है थोड़ा सा, और वो बैकवर्ड आके हमें चोट ना लग जाए या सोल्जर को चोट ना लग जाए, इसलिए वो फर्म ग्रिप बनाने के लिए उसको शोल्डर पे रखता है। ठीक है? तो इस केस में भी क्या एक्ट हो रहा है आपका? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। क्लियर है बात ये वाली भी? चलो लिखते चलते हैं एग्जाम्पल साइड बाय साइड। लिखो बेटा, स्विमिंग का लिखो अगला, इसका डायग्राम जब आएगा तब लिख लेंगे। सेकंड लिखो स्विमिंग। लिखो while trying to swim, while trying to swim, a swimmer pushes the water backwards हेलो हेलो, हाँ जी। Pushes the water backwards, which is acting as action force. In return, the water pushes the person and pushes the swimmer in the upward forward direction as a reaction force. ठीक है? लिख लिया? चलो आगे देखो बेटा, ये रॉकेट वाला लिख लेते हैं। थर्ड केस ड्रॉ कर लेना इसको, रादर इजी हो जाएगा याद रखना।
for flying rockets सर हाँ जी बेटा सर एक बार स्विमिंग वाला दिखाओगे? ले बेटा स्क्रीनशॉट ले ले इसका बाद में कंप्लीट कर लियो डन। for flying rockets and jet planes exhaust gases come out of the nozzle at a very high speed okay that is acting as the action force okay at a high speed downwards लिख लेना यहाँ ना डाउनवर्ड्स लिख लेना ठीक है एज ए रिजल्ट the rocket is pushed upwards with a large force okay that is the reaction force ठीक है तुम्हें पता है स्पेस में जब ग्रेविटी नहीं होती उनकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और उनको कहीं जाना होता है मतलब जैसे उनको उड़ के सामने की तरफ जाना है तो कैसे जाते हैं एक वे तो ये है कि वो चीज़ों को पकड़ पकड़ के पुल कर लेते हैं खुद को दूसरा वे जो कन्वीनियंट वे है उनके लिए सोचो क्या करते होंगे वो बहुत प्यारा डेमोन्स्ट्रेशन है उस चीज़ का न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का वो क्या करते हैं वो किसी भी सामान को जो मतलब ऐसा नहीं है कि डैमेज कर दे उनके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बट वो किसी सामान को एक डायरेक्शन में फेंक देते हैं जब वो सामान को किसी डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो सामान क्या करेगा ऑब्जेक्ट क्या करेगा उन पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो उस डायरेक्शन की तरफ निकल जाते हैं मतलब अगर मान लो मुझे इस तरफ जाना है तो मैं क्या करूँगा एक सामान को अपना बैकवर्ड थ्रो कर दूँगा क्योंकि मैं सामान को पीछे की तरफ फेंक रहा हूँ तो सामान मुझे किस तरफ फेंकेगा ये मतलब करते हैं एक्चुअल में वो बट सामान भी ऐसा ना हो ना कि वो जाके टकराए किसी चीज़ से तो डैमेज कर दे ऐसा ना हो कुछ हो गया लिख लिया तो आगे चलें अरिहंत और जबजोत हो गया रज यस अरे जो दरवाज़ा करियो बंद ज़्यादा ब्राइट हो रही है स्क्रीन में देखो बेटा थर्ड एप्लीकेशन होगी फोर्थ वाली लिखो रिकॉइलिंग ऑफ अ गन जो मैंने बताया ना सोल्जर्स के केस में होता है रिकॉइल बोलते हैं उसे रिकॉइलिंग ऑफ अ गन ठीक है when a bullet is fired from a gun when a bullet is fired from a gun the gun moves in the backward direction the gun moves in the backward
डायरेक्शन. ठीक है, लिखो. दिस हैपन्स बिकॉज, अब तक तो वैसे तुम खुद ही समझ गए होंगे कैसे लिखने. दिस हैपन्स बिकॉज गन exerts a force on the bullet in the forward direction and in return bullet exerts a force on the gun in the backward direction. ठीक है, नोट कर लो बेटा. रज लगाइए चार्ज. हो गया सर. बनाना चाहते हो ऐसे बना भी लेना है, इसका डायग्राम ना याद रहेगा तुम्हें. अगर रिएक्शन फोर्स है तो गन विल फायर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एज अ रिएक्शन फोर्स. ठीक है, डन. हो गया सर. केशव हो गया बेटा. चल, एक और केस है. मतलब आई डोंट नो तुमने मूवीज़ में देखा या नहीं देखा कभी. रियल लाइफ में तो रायपुरानी में या अम्बाला में तो कभी नहीं हुआ ऐसा कि कभी आग लगती है ना जब, और जो फायरमैन होता है वो जो होज़ पाइप लेके खड़ा होता है जिससे वो पानी छिड़क रहा है सारी आग के ऊपर, तो यूजुअली क्या होता है उसको पकड़ने के लिए उसको या तो फर्म ग्रिप रखनी पड़ती है अपनी, मतलब कस के पकड़ना पड़ता है अच्छे से, या फिर दो लोग पकड़ के खड़े होते हैं उसको. ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है कि जब पानी मान लो मुझे पहुंचाना है, 3rd फ्लोर तक पहुंचाना है या 4th फ्लोर तक पहुंचाना है, वहाँ आग लगी हुई है, तो मुझे बहुत प्रेशर से भेजना पड़ेगा ऊपर. और जब पानी इतने प्रेशर से उस नोज़ल से निकलेगा तो क्या होगा, वो उसके लिए एक्शन फोर्स होगी. वाटर के ऊपर क्या एक्ट हो रही है, एक्शन फोर्स. और इन रिटर्न वाटर क्या अप्लाई करेगा, रिएक्शन फोर्स, बैकवर्ड फोर्स लगाएगा फायरमैन के हैंड के ऊपर. तो अगर वो उसको फर्मली ना पकड़े, उसकी ग्रिप अच्छी ना हो, तो क्या होगा, वो पाइप जो है उसके हाथ से छूट सकती है और इधर उधर जा सकती है. तो ऐसा ना हो इसलिए उसको फर्म ग्रिप रखनी है, क्योंकि वाटर के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, और बदले में वाटर के अप्लाई कर रहे हैं फायरमैन के ऊपर या हैंड्स ऑफ फायरमैन के ऊपर रिएक्शन फोर्स. ये एक्चुअल में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से लिख लेना. लिखो, लास्ट केस है 5th केस. द केस ऑफ होज पाइप, द केस ऑफ होज पाइप and
fireman. लिखो, while directing the water from a hose pipe onto fire, firemen usually maintains a firm grip, maintains a strong grip, लिख लो, because water rushes out मतलब बाहर निकलता है बहुत स्पीड में, rushes out of the nozzle in the forward direction ठीक है, ये एक्शन फोर्स है उसके लिए, and as a result water applies a backward force which is your reaction force. ठीक है, देख लो इसको अच्छे से एक बार। सर इसका कोई डायग्राम बनाना है? बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही बना ले नोजल वाला। जैसे अगर पानी है इधर, को बेटर होता है आप डायग्राम की हेल्प से समझा दो। तो यहाँ से वाटर निकल रहा है विच इज़ द एक्शन फोर्स। ऐसे कोई आया क्या बाहर? और नोजल जो है वो बैकवर्ड जा सकती है, दैट इज़ द रिएक्शन फोर्स। ठीक है, हो जाएगा तो बता देना बेटा। अरिहंत और जबजोत तू भी बेटे। ठीक है, तो ये था अलग अलग केसेस जहाँ पे एक्शन और रिएक्शन है। ठीक है, एक केस ये भी आ जाता है, मतलब बुक में मेंशन्ड है, सुन लो, लिखवा नहीं रहा हूँ, कि जब कोई इंसान कश्ती समझते हो, बोट से जब उतरता है तो जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके लिए वो एक्शन है, लेकिन जब वो फॉरवर्ड जा रहे हैं तो बोट के ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स अप्लाई कर देता है जो कि रिएक्शन होती है, तो उसके पानी में गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तभी बोलते हैं जब तक हम बोट को अच्छे से किनारे पे आके बांध ना दें तब तक उससे उतरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं उतरना चाहिए? क्योंकि जब मैं आगे मूव करके किनारे पे उतरना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ किनारे की तरफ, तो मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ, लेकिन इन रिटर्न मैं बोट को क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? एक रिएक्शन फोर्स जो कि बैकवर्ड हो जाती है। तो मैं जा तो किनारे की दूर रहा हूँ, की तरफ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में बोट किनारे से दूर खिसक जाती है और हम पानी में गिर जाते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं पानी में गिरने के। ठीक है, याद रखना इसको भी एक। चलो
एक ये जो कंसेप्ट है राजे, ये ध्यान में रखते हैं इसको। वैसे एनसीईआरटी में इसका जिक्र हुआ करता था, बट अब काट दिए, पता नहीं क्यों। बट एक्चुअल में बड़ा अच्छा टॉपिक है, सीखो इसको भी। ये है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता था, एक वर्ड से बताना है, इम्पैक्ट। कि मतलब जब दो चीज़ें टकराती हैं आपस में, तो वो अपना इम्पैक्ट सामने वाले को प्रोवाइड कर देती है, अपना इम्पैक्ट सामने वाली बॉडी को दे देती है। आइडियल कंडीशन में जो इम्पैक्ट ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा सेम रहता है। मतलब कि अगर एक बॉडी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से चल रही थी और वो दूसरी बॉडी से टकरा रही है, लेट से वो बॉडी रेस्ट पे है, तो क्या होगा बताओ। पूल देखा है तुमने या कैरम खेला है सबने? कैरम में जब तुम स्ट्राइकर से मारते हो, स्ट्राइकर जाके आगे गोटी को टच करता है, तो क्या वो रुक जाता है? क्या होता है, स्ट्राइकर या तो उस गोटी के साथ इकट्ठा चलना शुरू कर देते हैं, या फिर स्ट्राइकर रेस्ट पे आ जाता है और वो वाली जो गोटी है, ब्लैक है, वाइट है, रानी है, वो आगे चलना शुरू कर देती है ना? होता नहीं होता? तो क्या हुआ, स्ट्राइकर ने अपना इम्पैक्ट जो था, या तो कुछ पार्ट उस इम्पैक्ट का या सारा का सारा इम्पैक्ट सामने वाली चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये रियल लाइफ सिनेरियोज़ में होता है, जब कोई दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, कोलिजन होता है, तो जो इम्पैक्ट है वो चेंज हो जाता है, मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन दोनों बॉडीज़ का ओवरऑल सम, मोमेंटम का सम जो है वो सेम रहता है। ठीक है, मोमेंटम कहीं गायब नहीं होगा। होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, लिखो। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे किसको बचा रहे हो तुम, किसको बचा रहे हो? मोमेंटम को, इम्पैक्ट को। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम states that the overall or total impact or total momentum before and after collision of two bodies remains the same provided no net external force is acting on them. ठीक है, मतलब ऐसा हुआ है कुछ सिनेरियो समझना। ठीक है, दो बॉडीज मूव कर रही हैं, लेट्स से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी u1, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी u2, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था। ठीक है, ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी। शिखा बेटे आप बता सकते हो इनका मोमेंटम क्या होगा, इस वाली बॉडी का और इस वाली बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? गुड्डा क्या होगा बेटे मोमेंटम? वैल्यू क्या होगी बेटे? सेम सेम थोड़ी आएगा, मैंने कब कहा कि दोनों की वेलोसिटी सेम है? फॉर्मूला क्या होगा या एक्सप्रेशन क्या होगा मोमेंटम का? दोनों बॉडीज़ का अलग अलग होगा ना रजय, ये बॉडी अलग चल रही है, बॉडी अलग चल रही है, दोनों का मोमेंटम अलग अलग है। कितना है? मैं यही तो बताऊं? फॉर्मूला होता है, इसका मोमेंटम कितना होगा? हाँ अरिहंत क्या होना चाहिए बेटे पहली बॉडी का मोमेंटम?
सिर्फ u। वो फॉर्मूला बोल चुके हैं, एम वी होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट बॉडी के लिए क्या मोमेंटम हो जाएगा। फर्स्ट बॉडी का मास कितना है? एम m1। M1 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u1। तो उसका V1 मोमेंटम कितना हो गया? m1 u1। क्या हो गया उसका मोमेंटम? m1 u1। M1 और U1 दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना हो गया? M2 m2 U2 u2। ठीक है, तो हुआ क्या, दोनों चल रहे थे, किसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ताकि टक्कर हो जाए? m1 की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तभी कोलिजन होगा। अगर m2 की स्पीड ज़्यादा होगी तो आगे निकल जाएगी इससे। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2, और उसकी वजह से क्या हुआ, दोनों बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गई है, टकरा गई हैं एक दूसरे से। ठीक है बेटा, और क्योंकि कोलिजन हुआ तो इसने अपना कुछ इम्पैक्ट इसको ट्रांसफ़र किया, इसने इस पे क्या लगाई, कौन सी फोर्स? पिट्टी कर दूँ। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के बाद पढ़ाया बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद पढ़ाया, इसने इस पे क्या लगाई, एक्शन फोर्स लगाई। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई करी है, एक्शन फोर्स, और बदले में सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई करेगा, रिएक्शन फोर्स। तो मतलब इसकी भी वेलोसिटी चेंज होगी और इसकी भी वेलोसिटी चेंज होगी, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। जब दो गाड़ियाँ आपस में टकराती हैं, लेट्स से वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, जब पीछे वाली आगे वाली गाड़ी को मारेगी क्या होगा, ये वाली गाड़ी आगे निकल जाएगी, ये यहीं पे रुक जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी थोड़ी सी। तो मान लो कोलिजन होगी, इसने इस पे एक फोर्स लगाई, बदले में इसने इस पे ऑपोजिट फोर्स लगा दी, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड की। उसके बाद क्या होगा, अब इनकी वेलोसिटीज़ में चेंज आ जाएगा। क्या मास में चेंज आएगा? क्या मास में चेंज आएगा? मैं मान के चल रहा हूँ, एक्चुअल में तो आता है गाड़ियाँ टूट फूट जाती हैं, डिफॉर्म हो जाती है बॉडी, मैं मान के चल रहा हूँ डिफॉर्मेशन नहीं हुई, या फिर मास जो है वो दोनों बॉडीज़ का सेम रहता है कोलिजन के बाद, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ये चीज़। तो अब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, लेट्स से v1 हो गई है, इसकी वेलोसिटी चेंज होके v2 हो गई है, इसका मास m1 था और इसका मास अभी भी m2 था। तो फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का कितना हो गया रजे, और फाइनल मोमेंटम बॉडी 2 का m2 v2। ठीक है, ये सिनेरियो है कुछ, समझते हैं इसको फिर आगे। दियो यार, फ़ोन आ रहा है मुझसे। हेलो, हाँ हाँ वही है, हाँ जी हाँ जी, ड्रॉ कर लो बेटा इसको फटाफट। हो गया सर। ले रजे, क्या टाइम हो गया, 53 हो गया। नोट कर लिया हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। हो गया? हाँ बेटा, आपका भी हो गया, कर ले शिखा, नोट कर ले बेटा, डायग्राम बनाने हैं सबने अच्छे से। हो गया सर। ठीक है, जब भी हम डेरिवेशन करते हैं ना बेटा, उसमें चीज़ें मेंशन करते हैं कि जो हम वेरिएबल्स चूज़ करते हैं वो वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने m1 चूज़ किया, m1 क्या बता रहा था यहाँ पे, मास ऑफ दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये बातें सारी लिखनी पड़ेंगी, आई एग्री, तुम्हें पता है, बट ये डेरिवेशन के टाइम पे मेंशन करनी होती हैं। लिखो, m1 इज़ द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m2 is the mass of second object ठीक है। u1 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की,
और u2 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है सेकंड ऑब्जेक्ट की. v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और v2 है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट. t है टाइम ऑफ कोलिजन, मतलब कितनी देर तक बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही थी. इट इज़ द टाइम ऑफ कोलिजन. ठीक है, इसको ऐसे मान लो F12 मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट, force applied on second object by first object. ठीक है, और इस केस में मैंने F12 F ही माना हुआ है, तो F21 क्या होगा बेटा? अगर मैंने F12 को F माना हुआ है तो F21 क्या होगा? फर्स्ट अप्लाइड ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाय सेकंड ऑब्जेक्ट, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? लिखा हुआ है मैंने सामने. अगर F12 मैंने F माना है तो F21 क्या होगा? बनाया हुआ है भाई बोर्ड पे. सर मैं बताऊं. हाँ बता. सर फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाय सेकंड ऑब्जेक्ट. अरे मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, वो तो उसने भी बता दिया. वैल्यू क्या होगी? बोर्ड पे बनाई हुई है मैंने भाई. अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे F फोर्स लगा रहे हैं तो सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लगा रहे हैं? -F. तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? लाइन लिख लेना अपने आप, यहाँ पे लाइन लिख लेना अपने आप और लिख लेना इज इक्वल टू -F. क्यों है -F? एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, डन है. हो गया सर. ठीक है, चलो इसकी डेरिवेशन करते हैं. हो देखो, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं. ठीक है, थोड़ा आगे जा रहा हूँ, समझना सिनेरियो. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट 1 ने एक फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर, ठीक है, तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ ऑब्जेक्ट 1 ने ऑब्जेक्ट 2 पे एक फोर्स लगाई, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट 2 के अंदर क्या चेंजेस आए? ऑब्जेक्ट 2 के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं? उसका मास कितना था? m2. उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी और फाइनल वेलोसिटी v2 थी. और कितने टाइम तक वो फोर्स लग रही थी? या टाइम ऑफ कोलिजन क्या था? t. तो क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ? फोर्स जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगा रहे, क्या हो जाएगा वो? m2 v2 माइनस u2 और ओवर t. जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फॉर्मूला आया था, उसकी हेल्प से मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया. ठीक है, और जो फोर्स एज अ रिएक्शन मिलेगा सेकंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? u1 v1 में चेंज हो जाएगी इन टाइम t. तो मैं लिख सकता हूँ f ऑफ 21 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t. लिख सकते हैं बात.
फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई तो उसकी वैल्यू ये होगी कि उसकी पहले वेलोसिटी u2 तो ये v2 हो गया टाइम t के अंदर। सिमिलरली सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जब रिएक्शन लगा रहे तो उसकी वैल्यू क्या है m1 टाइम्स v1 माइनस u1 ओवर t अगेन बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ लिख लेना बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मेरे को ये बात पता चल गई है। और हमने पढ़ा है, अच्छा ये तो एक्शन फोर्स थी और ये रिएक्शन फोर्स है, और हमने ये बात पढ़ी है एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एज पर न्यूटन्स third law of motion, that every action applied on second object will generate a reaction on the first object ठीक है। और हमने ये बात भी सीख ली है कि एक्शन एंड रिएक्शन are equal in magnitude, they are equal in magnitude but opposite in direction। कि मैग्नीट्यूड में तो बेशक वो इक्वल है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 2 1, या ऑपोजिट भी लिख सकते हो तुम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस ऑफ f12 इज इक्वल टू f ऑफ 21। माइनस साइन बस यहाँ पे ये डिनोट कर रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। चाहे तुम माइनस इसके साथ रखो चाहे इसके साथ रखो, आंसर दोनों केसेस में एक ही आएगा। ओहो, बना लिया हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया तुम्हारा भी, हो गया दोनों का? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, अभी हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्या मैग्नीट्यूड लिखा था रजे? m1 आया था 2 आया था, बताओ नोट्स में से देख के बताओ। जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो m2 v2 माइनस u2 है या m1 v1 माइनस है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट की सेकंड पे रजे f12 क्या लिखे हैं हमने? हाँ 1 2 ही, पहले 1 2 ही है ना बेटा मेरे पास। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा था उसकी वजह से क्या चेंजेस आ रहे थे? m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m1 v1 माइनस u1 ओवर t। समझ आई बात? t से t तो कट गया, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या बनेगा? m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1। ठीक है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर देते हैं, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, क्या बनेगा ये? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2।
ये माइनस का था ना शिखा, ये माइनस का था, इधर आगे प्लस का हो गया बेटा, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। ये यहाँ पे माइनस का, तो उधर जाके वो प्लस का हो गया। ठीक है, डन। अब इससे हमें क्या ज़रूरी सूचना मिलती है, देखना ज़रा। इसमें कौन सी वेलोसिटीज़ इंक्लूडेड है बेटा? अरे एक नाम बोलो, कौन सी वाली है? इनिशियल या फाइनल? यहाँ पे फाइनल वेलोसिटीज़ हैं दोनों, और इस तरफ दोनों वेलोसिटीज़ कौन सी हैं? इनिशियल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जितना फाइनल मोमेंटम को ऐड करके सम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उतना ही इनिशियल मोमेंटम को ऐड करके सम आ रहा है। तो यही तो मेरी डेफिनेशन थी, यही तो स्टेटमेंट थी कि मोमेंटम ओवरऑल सेम रहेगा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। तो वही चीज़ मैंने यहाँ मैथमेटिकली प्रूव कर दी। ये क्या है? टोटल कौन सा मोमेंटम हुआ है? फाइनल मोमेंटम। टोटल फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल आ गया? टोटल इनिशियल मोमेंटम के। इस बात में कोई शक? टोटल फाइनल मोमेंटम जो था वो टोटल इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आ गया है। यही हमने मैथमेटिकली प्रूव करना था। ठीक है, लिख लिया बेटा सबने? लिखो, क्वेश्चन करें। इसी से रिलेटेड अगर ये समझ आ गया तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन इसमें अप्लाई होता है। क्वेश्चन लिखो बेटा, अ बुलेट ऑफ मास 20 grams, अ बुलेट ऑफ मास 20 grams। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से हट गए हैं, बट अच्छे क्वेश्चन है, देखो। और जब जो तेरे पास आएंगे ये वाले क्वेश्चन, is horizontally fired with the velocity of 150 meters per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? What is the recoil velocity of the pistol? करो ट्राई बेटा, सोचो सवाल को, इसका डायग्राम बनाओ अपने दिमाग में और सॉल्व करके देखो। दिमाग में नहीं, मतलब कॉपी में बनाओ और सॉल्व करके देखो। सर सेकंड लाइन का आखिरी वर्ड क्या है?
का आखिरी वर्ड है रिकॉइल बेटा, रिकॉइल मतलब बैकवर्ड जा रही है वो। करो ट्राई करो उसका डायग्राम बना के अपने आप। करवाऊँ? स्ट्राइक हुआ कुछ? डायग्राम बनाया तुमने? पिस्टल का डायग्राम बनाया? तो वहीं से तो आधा सवाल क्लियर हो जाता तुम्हें। अगर गोली चली ठां करके, ये थोड़ी ड्राइंग पे मत जाना मेरी। अगर इसमें से बुलेट आगे को फायर हो रही है, इनिशियली बुलेट और गन दोनों के हैं रेस्ट पे, हाँ या ना? हाँ केशव, इनिशियली गोली और बंदूक दोनों रेस्ट पे हैं। M1 कितना गिवन है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ M1? 20 ग्राम्स। हाँ जी शिखा, अगर ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है बेटा, 1000 से डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड। तो अगर 1000 से इसको डिवाइड किया तो कितना रह गया? 2/100। चलो 2/100 लिख लो, 2/100 किलोग्राम। M2 कितना गिवन है बेटा? 2 kg। मतलब पिक्चर्स में दिखाते हैं कि वो बड़े इजीली उठा लेते हैं, बंदूक वगैरह जो होती है, वो छोटी सी पिस्टल भी बहुत भारी होती है, किलोग्राम तक वेट हो सकता है उसका। ठीक है, U1 और U2 कितना बताया मैंने इनिशियली, क्योंकि जब तक गोली नहीं चल रही है दोनों आपस में एक साथ रेस्ट पे हैं, तो U1 और U2 दोनों क्या होगा? 0 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, जब गोली चली तो मेरे को V1 पता था, मतलब बुलेट के लिए पता था, कितनी दे रखी है स्पीड? 150, सॉरी वेलोसिटी 150 मीटर्स पर सेकेंड। और मुझे क्या निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी से गन वापस आई। ठीक है, तो हमने क्या करना है अब इसमें, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लिखा करो बातें, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम we get total initial momentum is equal to total final momentum.
तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये अप्लाई करना था, ठीक है। और क्योंकि बेटा u1 और u2 दोनों ज़ीरो हैं तो ओवरऑल इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता। लिखो इसको, चलो करो अब, इसके बाद खुद सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। अरिहंत तुझसे सुनना बेटा, मैंने आंसर क्या आएगा बता। चल अरिहंत है, हाँ बता बेटे क्या आंसर आएगा। कर दिया सॉल्व बेटा, कितना है, नहीं तेरा कितना है, हाँ तेरा ठीक है। सर हाँ बेटा कितना आ रहा है आंसर, -150 सर, माइनस 150। नहीं, -150 तो नहीं आएगा। जब जो तो आपका कितना है बेटे, आ नहीं रहा, नहीं क्या कर रही है बेटे, इतना तो कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स भी नहीं है। m1 कितना दे रखे है, 2/100 मल्टीप्लाइड विद ज़ीरो, प्लस m2 कितना दे रखे है 2 kg मल्टीप्लाइड विद ज़ीरो, m1 अगेन 2/100 मल्टीप्लाइड विद 150 प्लस m2 कितना दे रखे है 2 kg मल्टीप्लाइड विद v2 जो हमने कैलकुलेट करना है। तो ये तो ज़ीरो ही हो गया, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, दोनों का सम कितना हो गया ज़ीरो। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो हो गई, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 के टेबल में 1 पे, और ये 5 पे, और ये 5 के टेबल में कट गया 3 पे, तो ये कितना आ गया 3 प्लस ट्वाइस ऑफ v2। ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा शिखा, +3 उधर जाके क्या हो गया बेटे -3 2v2, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा। तो आंसर कितना है -3/2 इज इक्वल टू v2 विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर्स पर सेकेंड v2। और यही नहीं पढ़ाया मैंने तुमको कि अगर गोली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ मैंने पॉजिटिव मान ली, तो माइनस की वेलोसिटी क्या दर्शाती है बात, कि गोली जो है, गन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ जा रही है 1.5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड वेलोसिटी के साथ। समझ आया न्यूमेरिकल ये वाला बेटा। जब जोत और अरिहंत क्लियर है रजे, जब जोत एंड अरिहंत काइंडली कंफर्म, इज इट क्लियर और नॉट। यस चलो ठीक है बेटा, एक और करके देख लो, अच्छा है ये वाला क्वेश्चन भी, फिर छुट्टी कर लेना। या चलो घर से करके आना, क्वेश्चन नोट कर लो। देखो, अ गर्ल ऑफ मास 440 kg, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg jumps with a horizontal
velocity of 5 meters per second onto a stationary cart स्टेशनरी कार्ट मतलब स्केटिंग बोर्ड पड़ा था एक, ठीक है, उस पर कूद मार दिया उसने विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स, ठीक है। आपको बताना है द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, द मास ऑफ द कार्ट is 3 kg. What is her velocity? Along with the cart. क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो क्या रहा है कि भागते हुए पीछे से एक लड़की आ रही थी और उसने एक स्केटिंग बोर्ड पे छलांग लगा दी। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो स्केटिंग बोर्ड और वो लड़की इकट्ठे अब मूव करना शुरू कर रहे हैं, मतलब स्केटिंग बोर्ड लड़की के साथ साथ आगे चल पड़ा है। तो आपने बताना है कि उन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी, कंबाइंड ही आएगी ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्केटिंग बोर्ड अलग वेलोसिटी से चलेगा और लड़की अलग वेलोसिटी से चलेगी। तो उन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी आपने ये बताना है, ठीक है। क्लियर है बेटे क्वेश्चन जपजोत और अरिहंत? Yes, sir. Yes, sir. जाओ आप दूसरी मैथ्स की क्लास में चले जाओ, 10 मिनट का बीच में ब्रेक भी होना चाहिए, 3 घंटे बैठना है तुमने, ठीक है बेटा। तुम दोनों कर सकते हो बेटा डिस्कनेक्ट अगर नोट कर लिया है।